वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार धर्म मानसा चैनल पर सभी विद्वज्जनों, सभी धर्मावलंबियों, धर्म ध्वज वाहकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं जिसका संबंध नगा प्रदेश से। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि नगा प्रदेश को लेकर के अनेक प्रकार की हमारे देश में भ्रांतियां हैं। वैसे तो पूरा जो अखिल पूर्वोत्तर क्षेत्र है, समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र, उसके विषय में शेष भारत में बहुत कम चीजें हैं जिनके बारे में हम और आप जानते हैं। इसलिए भ्रांतियां ही भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों को हटाना, दूर करना सभी बौद्धिकों का पुनीत कर्तव्य है। इस संदर्भ में दैव संयोगात हमारी नगा प्रदेश की यात्रा हुई और उसमें हमारी आदरणीय दीदी प्रोफेसर कुसुमलता जी और मैं दोनों साथ साथ थे और प्रयोजन हमारा यही था कि नगा प्रदेश को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का यत्न किया जाए। हम लोग वहां पहुंचे और बहुत कुछ देखा, समझा, तो उस पर समय समय पर हम वार्ता करेंगे और आदरणीय दीदी भी साथ होंगी। लेकिन एक विषय ऐसा सब मेरे समक्ष आ गया कि मुझे लगा कि अविलंब इस पर बात करने की आवश्यकता है। प्रथम तो मैं आपके सामने ये बात रखूं कि भारतवर्ष में अनेक राज्य हैं, 29 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। किसी भी राज्य के नाम में लैंड नहीं लगा है। ये अंग्रेजी का शब्द क्यों लगा, यह प्रश्न लंबे समय से मुझे पूरे देता रहा है। ऐसा लगता है जैसे भारत को या भारत से इस प्रदेश को अलग थलग करने का एक षड्यंत्र रहा है, तभी इसके नाम के साथ लैंड जोड़ा गया। क्योंकि भारत में जितने राज्य हैं सबके नाम हैं, बड़े सुंदर नाम हैं, उनका ऐतिहासिक महत्व है। हमारे यहाँ के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा में तो हरि है, ईश्वर है। शायद ही किसी और राज्य में ईश्वर जुड़ा हो उसके नाम के साथ जो हरियाणा है। कश्मीर है और जो नए राज्य बने जैसे हिमाचल आदि, मेघालय, सबके नाम बड़े सुंदर हैं। मणिपुर, और कुछ तो दिशा सूचक नाम हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, देश के उत्तर में है इसलिए उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य में है तो मध्य प्रदेश। तो ये जो लैंड है ये मुझे कुरेदता रहा है और संभव है मेरे जैसे अनेक लोग होंगे जिनको ये खटकता होगा, अखरता होगा। तो घोर आश्चर्य का विषय क्या है? अब इस पर ध्यान देने वाली बात है। एक तो हम कहते हैं नागालैंड, शब्द नागा नहीं है, शब्द है नगा। जैसे नगाधिराज, तो जो नगा है
नग है वो पर्वत है। यहां पर अभिप्राय है पर्वतीय लोग, तो नगा हो गए। और ये संस्कृत का शब्द है। और उससे भी बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि नगा प्रदेश में अनेक कुल और जातियों का निवास था, लेकिन किसी ने अपने को नगा नहीं कहा। ये घोर आश्चर्य का विषय है। आज जो अपने आप को नगा कहते हैं, लोग कहते हैं, और आपको जानकारी होगी कि जो आज अपने आप को नगा कह रहे हैं वो केवल नगा प्रदेश में नहीं है। वो कुछ मणिपुर में है, कुछ अन्य प्रांतों में है, कुछ म्यांमार में भी है। लेकिन इनको नगा किसने कहा, यह नाम कहां से आया? तो ऐसा है कि 13वीं शताब्दी के आरंभ में जब म्यांमार अर्थात बर्मा से अहोम आए और उन्होंने असम पर राज करना आरंभ किया, तो असम के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उनमें उन्होंने फैलना आरंभ किया, प्रसार किया अपना। उसमें जो आज की जो ये जातियां हैं या कुल हैं, कुल कह सकते हैं, जो अनेक थे वो संपर्क में आए। तो अहोम जो साम्राज्य था या राज्य था, उसकी एक विशेषता यह थी कि वो जो कुछ भी लिखते थे वो सारा कुछ उसको बुरांजी बोलते हैं, बुरंजी बुरंजी बोलते हैं उनके लिखित अभिलेख को। तो बुरंजी में सब कुछ लिखा हुआ है और ईश्वर कृपा से वो सारे जो रिकॉर्ड हैं, अभिलेख हैं, वो उपलब्ध हैं। तो इन अभिलेखों से पता चलता है कि जो संस्कृत शब्द है, जैसे मैंने कहा नगाधिराज, नग से बना, तो वो नग से, संस्कृत के शब्द से, और अहोम वाले जो लोग थे उनके यहाँ व्यापक पैमाने पर, व्यापक स्तर पे संस्कृत का प्रयोग होता था। तो उन्होंने इन्हें नगा कहा और उनके कहने के परिणाम स्वरूप सामूहिक रूप से जितनी भी यहां पर जातियां थी या कुल थे उनको एक नाम मिल गया, सामूहिक नाम मिला। ये इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी। कालांतर में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन सब लोगों को इस नाम में, नाम से कहिए गौरव की प्राप्ति होने लगी, गौरव करने लगे, गर्व करने लगे। और आज वो जितने भी कुल हैं इनके, वो सब एक नाम से जाने जाते हैं। तो पहला तथ्य हमें यह जानना चाहिए कि नगा अपने आप में कोई कुल नहीं है, कोई जाति नहीं है। यह एक सामूहिक नाम है जो अनेक कुलों को मिलाकर बना है। और यह नाम किसने दिया? तो अहोम के राजाओं ने, अहोम राजाओं ने दिया। अब ये जो लोग हैं अलग अलग, वो अनेक हैं। इनमें जो बड़ा है उसका नाम है अंगामी, चीजीमा, इसको लोथा भी कहते हैं, फिर सेमा है, इस प्रकार से। और मणिपुर में जो रहते हैं वो काबुई हैं, माओ हैं, मराम हैं, अनेक नाम है इनके। कहते हैं कोई 16 हैं, 18 हैं, इतने कुल कह सकते हैं आप, इनकी जातियां कह सकते हैं। तो इनका सामूहिक नाम हो गया नगा, जिसमें कि कहा गया कि ये पर्वतीय लोग हैं। एक दूसरा शब्द जो आता है वो है नाका या नका कह सकते हैं।
वो अहोम वालों की अपनी भाषा थी। अहोम ने जितने भी रिकॉर्ड रखे हैं वो क्या करते थे, दो भाषाओं में रखते थे। चूंकि वो बर्मी भाषा से बहुत उनकी उनकी अपनी भाषा थी, तो उसमें भी रिकॉर्ड रखवाते थे और फिर संस्कृत में भी रखवाते थे। तो जो नका है वो कह सकते हैं आप कि बर्मी भाषा का है, और वही नका जो है बाद में नगा बन जाता है। तो किसी प्रकार से समझिए तो ये शब्द, ये नाम, ये उनका दिया हुआ है। इससे हमारी सारी भ्रांति टूटती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज जो अपने आप को नगा कह रहे हैं वो उनका कोई अपना नाम है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, दूसरा जो तथ्य है जो मैं आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूं, और उसका व्यापक संबंध है, और मैं इस पुस्तक से आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये पुस्तक जो है, इसके लेखक हैं एस.के. बड़पुजारी। तो स्वाभाविक है कि ये असम के रहने वाले होंगे, और इन्होंने पुस्तक लिखी है। इसका नाम है द नगाज, द एवोल्यूशन ऑफ देयर हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 1832 से लेकर 1939 तक की बात इन्होंने कही है। अब प्रश्न क्या आता है, यहां तक कि हमारे बौद्धिकों के बीच भी यह भ्रम घर कर गया है कि आज जो नगा लोग हैं, इन पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अधिकार जमाया, या वर्चस्व स्थापित किया, या अपने अधीन इनको रखा, और ये पहली बार ऐसा हुआ। ये बौद्धिकों में घर कर गया है। इससे प्रतीत ये होता है कि अंग्रेजों के आने के पूर्व जिनको हम आज नगा कह रहे हैं, वो कहीं रह रहे थे, और उनसे शेष भारत का कोई संपर्क संबंध नहीं था। अपनी तरह की व्यवस्था थी उनकी, वो जी रहे थे। लेकिन यह तथ्य नहीं है, ये तथ्य से कोसों दूर है, और इसीलिए मैंने ये विषय अभी रखा है। थोड़े ही मिनट में, दो चार मिनट में ही स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा था कि अहोम राजा जो थे, वो अपने विस्तार या अपने शासकीय प्रसार के लिए आज का जो नगा प्रदेश है उसमें प्रवेश करते थे। युद्ध होता था छोटा मोटा, लेकिन चूंकि असम राज्य बड़ा था, तो सामान्यतया जीत अहोम राजाओं की होती थी, अर्थात असम राज्य की जीत होती थी। और इस प्रकार से नगा उनके अधीन आ गए, और इतने अधीन आ गए कि गांव गांव के बीच जो इनकी लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, उन झगड़ों में जो अंतिम निर्णय था, बल्कि जो झगड़ने वाले दो गांव होते थे, वो सीधा का सीधा अहोम राजा के पास पहुंचते थे कि इन इन विषयों पर हमारा विवाद है, और जो राजा का निर्णय होता था वो अंतिम निर्णय होता था। कहते हैं कि चूंकि नगा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो कई संधियां भी उनकी हुई थी, लेकिन वो संधियां मौखिक होती थी। लेकिन कुल मिलाकर अहोम राजा का वर्चस्व था, एक प्रकार से उनके ऊपर शासन भी था। और इसका प्रमाण क्या है? इसका सबसे सुंदर और बढ़िया प्रमाण हम और आप नहीं दे रहे हैं। दे कौन रहा है? तो अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरी। इनका नाम है डॉक्टर माइल्स ब्रॉनसन। ये जो माइल्स ब्रॉनसन है, इन्होंने 1840 में लिखा कि द फर्स्ट अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरी इन नगा हिल्स कंसीडेड, अर्थात स्वीकार किया, माना, दैट पुरंदर, पुरंदर जो उस समय का राजा था, अहोम राजा, had the Nagas much more under control than the government British now have। ये चौंकाने वाला तथ्य है। ये जो अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरी है, ये कह रहा है कि जितना पुरंदर नियंत्रित करके रखा करता था नगाओं को, उतना नियंत्रण तो अंग्रेज सरकार भी नहीं कर पाई है। 1840 में वो व्यक्ति लिख रहा है। आगे लिखता है, he made them look to him in all important matters and when they did wrong chastised them। अर्थात सारी ही बातों के लिए, सारी ही
सभी विषयों के लिए नगा जो लोग थे वे केवल और केवल अहोम राजा की तरफ देखते थे। और कभी ऐसा भी होता था कि इनकी गलती होती थी तो नगा लोगों को दंडित करता था। कौन? अहोम का राजा। अब इससे सुंदर अच्छा प्रमाण हमें क्या मिलेगा? और इस बात को जो मैं कह रहा हूं ये बहुत गूढ़ बात है। गूढ़ इस अर्थ में है कि नगा लोगों को, जब मैं वहां गया तो वहां भी जो नगा लोग हैं उन लोगों ने अपनी बातें इसी प्रकार रखी कि हम लोग तो सदा से स्वतंत्र रहे हैं। जैसे लगता है बाहरी दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं था, न कोई राजा आया न कोई युद्ध हुआ। और अभी तो मैंने एक प्रकरण बताया अहोम राजा का, यही काम मणिपुर का राजा भी करता था, क्योंकि मणिपुर थोड़ा पुराना स्थापित राज्य था और वहां हिंदू धर्म भी बहुत व्यापक पैमाने पर था। तो और अहोम में भी वैसे ही था हिंदू धर्म का। तो इसलिए मणिपुर का राजा भी इनकी क्षेत्र में प्रवेश करता था यदा कदा, या जब भी उसको लगता था कि ऐसा किया जा सकता है तो वो करता था। अहोम भी करता था। तो ये प्रकार का जो एक भ्रम पाला गया कि नगा लोग जो थे वो बिल्कुल स्वतंत्र थे, कटे हुए थे, जैसे लग रहा है नदी में कोई द्वीप कटा हुआ हो, शेष संसार से उसका कोई संपर्क ना हो। अब इससे बड़ी मिथ्या क्या हो सकती है? तो इस मिथ्या को दूर करना हमारा, जैसे मैंने आरंभ में कहा, पुनीत कर्तव्य है। अब कुछ और बातों को जोड़ कर देखिए। ऐसा है कि जो ये नगा लोग हैं, और इस पुस्तक में उसका वर्णन है, जब भी आप अंग्रेजों के विषय में पढ़ेंगे तो मिशनरी भी आएंगे, क्रिश्चियन मिशनरी, और इनको कन्वर्ट करने या इनको मतांतरित करने के प्रयास के का भी इतिहास आपको सामने मिलेगा। क्योंकि जिन लोगों ने सारे के सारे नगा लोगों को, मतलब समझिए थोड़े ही समय में ईसाई बना दिया, और इनका ईसाईकरण जो हुआ है उसी के कारण ये भारत से आज कटे हुए हैं। क्योंकि इनको लगता है भारत भूमि या हिंदू धर्म ये सब जो है उनके लिए कुछ विदेशी है। लेकिन यह भी शुद्ध रूप से भ्रम है। क्यों? क्योंकि वे सारे के सारे जो लोग थे वो न केवल हिंदू धर्म से प्रभावित थे, वरन मैं तो यह कहूंगा कि वे सभी के सभी हिंदू ही थे। और ये जो मिशनरी लोग दावा करते हैं कि हमने उनको जाकर सभ्य बना दिया, ये तो मैं मानता हूं कि ये मूर्खता से बड़ा कुछ, ये मूर्खता है। क्या आप मानते थे कि वे असभ्य थे? बिल्कुल नहीं। नगा प्रदेश में रहने वाले सारे के सारे लोग अच्छे भले लोग थे। ये अवश्य है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ते लिखते नहीं थे, उनकी भाषा जो भी है या बोली है उसकी कोई लिपि नहीं है। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल यह नहीं है कि वे असभ्य थे। यदि अनपढ़ होना असभ्यता है तो इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, इन सब में मुश्किल से 100 वर्ष पहले जो उनकी आबादी का अधिकांश है वो तो अनपढ़ ही तो था। दूसरा, एक दावा ये किया जाता है कि ये लोगों का सर काट लेते थे। सर का काटा जाना, उसका भी हमें अर्थ समझना चाहिए। क्या था कि ये अलग अलग कुल में रहते थे, थोड़ा सा अपने कुल को लेकर के अभिमान था, स्वाभिमान था, और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी कि ये पूरी पूरी तरह सुरक्षित रह सकें। तो ये क्या करते थे, आपको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आक्रमण कर सकते हैं आप। तो इनमें आपस में लड़ाई भी होती थी। तो इनमें जो सैनिक बनाए जाते थे, हमने वो घर देखे हैं जहां पर लड़के जो होते थे, युवा, वो रात को किस तरह लकड़ी का सिरहाना बना के सोया करते थे। और उनका जो सोने का तरीका था वो बहुत विलासितापूर्ण नहीं था, क्योंकि रात में कभी भी आक्रमण हो सकता था और उनको चुटकी में जगाया जा सकता था। और जहां सोते थे वहीं पे शस्त्रागार होता था।
तो आप देखिए कि अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए दूसरा, ये वीरता की बात है ना, युद्ध करना कोई बुरी बात तो थी नहीं। आप पर कोई आक्रमण कर देगा तब भी आपको युद्ध करना पड़ेगा, या आप बलशाली हैं, आप समझते हैं कि दूसरों पर हम अधिकार जमा सकते हैं, तो जैसे कोई राजा या उसके सैनिक किया करते वैसे वे भी करते थे। तो अब देखिए, जो वीरता का काम है उसको इन्होंने असभ्यता से जोड़ दिया। संसार में सबसे अधिक युद्ध और जिनमें सर्वाधिक नरसंहार हुआ है वो सब ईसाइयों ने किया है। दो ही युद्ध को ले लीजिए जिनको विश्व युद्ध कहा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। ये दोनों युद्ध बिल्कुल ईसाइयों के बीच लड़े गए। ईसाइयों ने युद्ध शुरू किया और ईसाइयों ने ईसाइयों को मारा। ये बात दूसरी है कि भारत जैसे देश भी बाद में फंस गए उसमें और हमारे भी सैनिक मारे गए, लेकिन मुख्यतः ये युद्ध तो ईसाइयों के बीच था। लेकिन यदि नगा आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो उनको आपने असभ्य कह दिया। होनोमा गांव है जहां मैंने कई घंटे बिताए, और वहां पर एक गांव में बता रहा हूं, छोटा सा गांव जिसके विषय में कहा जाता है कि कभी वहां पे 3 से 4 हजार लोग रहा करते थे, पर्वत पे है वो गांव। तो वो छोटे से गांव में 3 किले बने हुए हैं, दुर्ग हैं, 3 दुर्ग हैं। और उस गांव के विषय में गांव वालों का दावा है कि कम से कम 600 वर्षों से वो गांव अक्षुण्ण है। तो 6 शताब्दी तो वही बता रहे हैं कैसे रह रहे हैं वो। आप कभी वो कपड़े की बुनाई करते हैं वो देखिए, आप उनकी कलाकृतियां देखिए। सौभाग्यवश जहां पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वहां मैं गया, और वहां एक घर जो बनाया हुआ है उसमें राशियों का चित्रण है। वृष है, तुला है, मीन है, और सबको लकड़ी में उकेरा गया है। तो ये सारे के सारे हिंदू थे। और उस खोनोमा गांव से में जो हमारा एक गाइड था, उससे मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई अब कौन सी पुरानी परंपरा है जिसको आप मानते हैं अभी भी, क्योंकि अब तो आप ईसाई हो गए हैं, अब आपको अपनी ही परंपरा बुरी लग रही होगी, क्योंकि ईसाइयों का काम है जड़ से काट देना, इस्लाम का काम है जहां भी आप हो वहां से जड़ से काट दीजिए। तो उस गाइड ने मुझे एक उदाहरण दिया, कहा कि देखिए, पहले ऐसा होता था कि किसी शिशु का जन्म हुआ है तो उसके सिरहाने के पास एक चाकू रखा जाता था। उसका उद्देश्य यह था कि जब तक चाकू रहेगा, कोई भी भूत प्रेत या इस प्रकार की कोई चीज बच्चे के पास आएगी तो चाकू की उपस्थिति के कारण डरकर भाग जाएगी और बच्चा सुरक्षित रहेगा। ये मुझे इतना सुखद आश्चर्यजनक तथ्य लगा कि ये हमारे गांव में भी हो रहा। हमारे घर में जब शिशु का जन्म होता है तो मैंने देखा है कि चाकू रखा जाता है। विशेषकर हमारे बाबा जो लोग थे, जो सुपारी खाते थे, हर समय चाकू रखा करते थे। तो कई बार घर में बातचीत होती थी कि अरे अभी कोई चाकू उठा के ले गया, क्यों ले गया, चाकू वहां रखना है। तो ऐसी समानताएं आपको मिलेंगी। तो कुल मिला के आज का मेरा उद्देश्य इतना ही था कि एक नगा प्रदेश, यह शब्द संस्कृत का कितना सुंदर, इसको नगा को नागा बना दिया गया और उसमें लैंड जोड़ा गया। ये सारी चीजें प्रतीकात्मक हैं लेकिन भयंकर हैं, और यही कारण है कि उस नगा प्रदेश में पृथकतावाद का जन्म हुआ। 14 अगस्त 1947 को ही इस नगा प्रदेश ने घोषणा कर दी कि हम भारत गणतंत्र से अलग हैं, और तब से लेकर 2024 जब मैं आपके सम्मुख बात कर रहा हूं तो यहां 1-2 गुट हैं, विद्रोही गुट, जो भारत राज्य से लड़ रहे हैं। यह दूसरी बात है कि अब जो है उनके लड़ने की क्षमता निरंतर दुर्बल होती जा रही है और सरकार मजबूत होती जा रही है। लेकिन
मेरी उपस्थिति में जब मैं 25 को वहाँ था, क्रिसमस का दिन था अर्थात कल, तो परसों अर्थात 24 को वहाँ अलग-अलग समाचार पत्रों में एक समाचार छपा था, वो यह था कि जो NSCN जो विद्रोही गुट है, उसका जो मुखिया होगा, उसका वक्तव्य आया था कि हम जो है अब अपनी स्वतंत्रता के लिए फिर से आंदोलन चलाएंगे। यह बात अखबार में आई थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो मैंने बातें आपके सामने रखी, यदि ये भ्रांतियां दूर हो जाएं, तो संभव है कि ये पृथकतावाद का भी अंत हो जाएगा। और नामकरण के लिए हमें सरकार से आग्रह करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि इसका नागालैंड नहीं, नगा प्रदेश नाम कर दे, क्योंकि प्रदेश हमारे देश में अनेक राज्यों के साथ लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस प्रकार नगा प्रदेश हो जाए तो वो भी सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आज का विषय रहा। मुझे आशा है कि आपको ये विषय भाया होगा और आप ध्यान से आपने सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अंत में आपसे वही निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारी इच्छा थी, अभिलाषा थी कि इसी वर्ष हम 5000 तक पहुंचेंगे, लेकिन अभी हम वो लक्ष्य से थोड़ी सी दूर हैं। यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो वो लक्ष्य भी प्राप्त हम कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आपसे मिलने का वचन देता हूं कि किसी और विषय को लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।